इस चीज़ को बस मैं ऐसे समराइज़ करूँगी कि जिस शख्स के लिए हमने अपना किरदार, जान, माल सब कुछ लुटा दिया, उसने हमें ही छोड़ दिया ये कह के कि हम उनका फ़ायदा उठा रहे थे और हम इन्हें यूज़ कर रहे थे। तो इवन आई डोंट नो क्यों ख़त्म हुआ। खुश आमदीद अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारी मेहमान है एक ट्रांसजेंडर स्टूडेंट। आज हम उनसे उनकी लाइफ के बारे में और उनकी हर्डल्स के बारे में आप लोगों से उनकी सारी जो पॉडकास्ट गुफ्तगू है शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तेहामी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम निशा, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अच्छा तेहामी, हर दफ़ा जो भी ख्वाजा सर आते तो मैं उनसे उसके सबसे पहले उसके बचपन के बारे में पूछती हूँ, तो अपना बचपन बताओ कैसा गुजरा? बचपन अच्छा, बुरा लाइक मैं कराची से हूँ नहीं, तो मेरा बचपन में केपीके से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो वहीं पर स्कूलिंग हुई और सब कुछ हुआ। बचपन में कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा गुज़रा, इस तरीके से कि ख़ानदान की लाइक बहुत लाड प्यार मिला मुझे हर किसी से। स्कूल लाइफ़ जब भी मैं बचपन का सोचती हूँ तो मेरे माइंड में सिर्फ़ स्कूल लाइफ़ मेरी आती है। तो स्कूल की बहुत अच्छी मेमोरीज़ थी, बहुत अच्छे दोस्त बने बचपन में, काफ़ी एक पैम्पर्ड किस्म का जो आपको मिलता है, क्योंकि मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, तो आई थिंक उसकी वजह से ज़्यादा मुझे तवज्जो मिलती थी मेरे घर वालों से, मेरे दोस्तों से। और उसके अलावा लाइक हाँ, काफ़ी मेरा एक पैम्पर्ड बचपन गुज़रा था। स्कूलिंग कहाँ पर हुई? स्कूलिंग मैंने एबटाबाद से की थी, आर्मी पब्लिक स्कूल। कितना वहाँ तक, मतलब कि मैट्रिक तक वहीं पढ़ी या? मैंने अपनी सारी एजुकेशन वहीं से की थी। और कराची कब शिफ्ट हुई? कराची में 3 साल पहले। 3 साल पहले। स्कूल में लोगों का बिहेवियर कैसा था, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का? स्कूल में बहुत अच्छा डिसिप्लिन बिहेवियर था, बट डिस्क्रिमिनेशन और एक वो जो होता है ना कि आपको थोड़ा अलग देखते हैं बच्चे भी, वो चीज़ वो होती थी, बहुत होती थी। पर मेरे स्कूल लाइफ में ये था कि जैसे जो मेरा फ्रेंड ग्रुप था, मैं और मेरे दोस्त, वो वाले बच्चे होते हैं कि जिनका एक दबदबा होता है क्लास में, और जिनके आगे कोई मुंह पे आके कुछ वो नहीं कहता। तो लाइक ऑफ कोर्स पीठ पीछे तो बच्चे आपस में करते थे, बट मेरे और मेरे फ्रेंड ग्रुप का एक इम्पैक्ट होता था क्लास में। तो काइंड ऑफ कह लो कि बदमाश ग्रुप जिसको कहते हैं, तो वो था। और हम लोग पढ़ाई में भी अच्छे थे, तो कभी टीचर्स की तरफ से इतना कुछ हुआ नहीं था कि अगर हम मस्तियाँ करते भी थे तो हमारी टीचर्स बहुत सपोर्टिव होती थी, इस सेंस में कि ठीक है, अगर अपनी बच्चे हैं मस्ती हंसी मजाक कर रहे हैं बट एटलीस्ट पढ़ाई में अच्छे हैं, तो वो चीज़ उस चीज़ से कवर हो जाती ज़्यादातर थी। लड़कों के साथ उठना बैठना था या लड़कियों के साथ खेलना, इस तरह भी था? मिक्स था। स्कूल में जैसे लड़कों से थोड़ा इंटरेक्शन होता था, बट स्कूल के अलावा लाइक मिक्स ही थे, बट मोस्टली जो मेरी कंफर्ट लेवल बनता था, जाहिर सी बात है, वो अपनी फ़ीमेल फ्रेंड्स के साथ होता था बचपन से ही। हम्म। और फैमिली का आपके साथ बिहेवियर कैसा था, पेरेंट्स का, बहन भाइयों का? आपका कौन सा नंबर है? मैं सबसे बड़ी हूँ हम्म। और बाकी मेरे 4 बहन भाई मुझसे छोटे हैं। और फैमिली का बिहेवियर बचपन में तो जैसे ठीक ही था, और जो मेरी एक फेमिनिन साइड थी उसको काफ़ी बचपन में एम्ब्रेस किया जाता था, जैसे कि हर ट्रांस बच्चे को बचपन में किया जाता है। बट बड़े हो के जब एक रियलाइजेशन होती है आपको, एंड आप अपने आप को अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं, तब वो चीज़ें फिर डेफिनेटली घर वालों को थोड़ी खटकती हैं कि जो चीज़ें बचपन में पसंद थी, हम्म। अब बड़े हो के उसकी मज़ाहमत करनी है तो उन्हें। आपको रियलाइज़ कब हुआ कि आप ट्रांस हो या दूसरे बच्चों की तरह नहीं हो? ये कब फील हुआ? टू बी ऑनेस्ट, बचपन से ही मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि मैं मुख्तलिफ हूँ क्या, क्योंकि मैंने अपने आप को कह लो कि अनकॉन्शियसनेस ही इतना एक्सेप्ट कर लिया था बचपन से ही कि मुझे लगता था कि बस मैं हूँ और ये चीज़ें नॉर्मलाइज हैं, क्योंकि कभी किसी ने ऐसा एहसास फ़ील नहीं करवाया। फिर जब बड़े हो के मैं इस बारे में ओपन होने लगी, मैंने सोशली ख़ुद को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश की, तो तब बहुत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। और तब मुझे समझ आई है कि ओके, तो जो मैं अपने बारे में सोचती हूँ वो चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं और लोग इसको सही नहीं समझते। तो मेरी जो एक
मुआशरे के साथ और अपने आप के साथ जो जंग एक शुरू हुई है वो बड़े होने के बाद कह लो कि पिछले 4-5 सालों में जब मैंने ख़ुद को एक्सेप्ट करने की कोशिश करवाई मुआशरे में, तो तब कह लो कि मैंने इस टाइप की डिस्क्रिमिनेशन और एक मज़ामत देखी लोगों की अच्छा, जब तरफ ये से। फर्स्ट टाइम आपने अपनी फैमिली से ये बात शेयर की तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? फैमिली के साथ कभी मेरी फैमिली ने बात करने की या सुनने की कोशिश ही नहीं की। जब आप डिनाइल में हो जाते हो कि कुछ भी कर लो, सुननी नहीं है, समझना नहीं है, तो अभी तक ये एक लड़ाई कह लो लगी हुई है, तो ये चलती रहेगी शायद। तो जब कराची शिफ्ट हुए तो फिर यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? कराची का माहौल अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे मौका मिला सबसे पहली बात अपने आप को एक्सप्लोर करने का। क्योंकि यहाँ पे मैं वर्क लाइफ के बारे में कह रही हूँ कि मैंने कराची आके काम करना शुरू किया प्रोफेशनल लाइफ में, ताकि अपनी स्टेबल कर पाऊँ मैं खुद को। उसके बाद मैंने अपनी शनाख्त को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। मुझे यहाँ पर काफ़ी अपने ख्वाजा सिरा दोस्त मिले जिनसे मुझे बहुत मदद हुई अपने आप को मज़ीद जानने में और अपना एक लाइफस्टाइल सेट करने में। क्योंकि जिस शहर में मैं थी वहाँ पर इतनी विजिबिलिटी नहीं थी या इतना ओपनली कोई होता नहीं था, तो बहुत मुश्किल होता अगर मैं वहीं पर अभी तक होती मुझे अपने आप को जानने में। तो कराची आके मुझे अपने बारे में बहुत पता चला, अपने जैसे लोग बहुत मिले और मुझे एक अपनाइत महसूस हुई कम्युनिटी से कि जो मैं हूँ वैसे और भी लोग हैं, और अगर मैं इस तरह हूँ तो मेरा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, मेरी हर चीज़ एक सॉर्ट आउट हो गई कराची आने के बाद में बोलूँगी। तो अभी आप इस तरह फेमिनिन लुक में घर में रहती हैं, तो घर वालों ने कभी मना नहीं किया कि हमारी इज़्ज़त ख़राब होती है, लोग हमें बुलिंग करते हैं, इस तरह कभी हुआ? होती हैं बातें, हर दूसरे दिन होती हैं, और ये बातें ऐसी हैं कि मतलब बस हर वक्त नोक झोंक चलती रहती है कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। बट मेरी कोशिश जारी है कि लोगों को लगाम देना चाहिए और उनको अपने काम से काम रखना चाहिए। क्योंकि मुझे पर्सनली फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क तब पड़ता है जब लोगों की वजह से मेरे पेरेंट्स को फ़र्क पड़ता है, तो फिर वो चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, घर छोड़ने की नौबत क्यों आई? घर मैंने पिछले साल मैं अपने घर से अलग रहने की मैंने कोशिश की थी। अभी बाय द वे मैं अपने फैमिली के साथ रहती हूँ। कुछ महीने पहले ही मैं फैमिली के साथ आई थी, बट चीज़ें घर पे कुछ ऐसी हो गई थी कि जो मुझे लग रहा था मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। मुझे अपने आप पे फोकस करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। फैमिली की चीज़ों में इतना माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता था कि मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी, मेरे क्या शौक़ हैं, मुझे लाइफ में क्या करना है। तो मुझे एक वो जो स्पेस चाहिए थी अपने लिए, ताकि मैं अपनी ग्रोथ कर पाऊँ, मैं अपने आप को जान पाऊँ, न्यू चीज़ें सीख पाऊँ, न्यू एक्सपीरियंसेस कर पाऊँ। तो उस वजह से मैंने पिछले साल फ़ैसला किया घर छोड़ने का। तो मैं 1 साल अब घर से अलग रही हूँ, अपने साथ दोस्तों के साथ मिलके रहती थी। अच्छा, किन लोगों के साथ तुमने जाके स्टे किया? ट्रांस कम्युनिटी के साथ या स्ट्रीट लोगों के साथ? किन के साथ जाके रहना शुरू नहीं, किया? अपने ट्रांस दोस्तों के साथ तो मैं क्या हर्डल्स पेश आए आपको उस दौरान? हर्डल्स तो एज़ सच पेश नहीं आए। वो तो ज़ाहिर है, आप जब एक घर पे रहते हो तो छोटी-मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, तो मैं उसको हर्डल नहीं बोलूँगी। बस हर्डल ये पेश आती है कि एज़ अ ट्रांस पर्सन घर मिलना बहुत मुश्किल है इस शहर में। तो वो एक जो मुआशरे की हर्डल्स हैं वो हैं कि अगर मैं अकेली रह रही हूँ तो मुझे अपनी सेफ्टी को ज़्यादा उस पे काम करना होगा, कि मुझे मेक श्योर करना होगा मैं इस घर पे सेफ़ हूँ, और लाइक बाहर जाना हो, आना हो तो एक बहुत छुप के रहना पड़ता है कि यू नो बुरे लोगों को पता ना चल पाए कि मैं कहाँ रह रही हूँ। क्योंकि ये जो बीले होते हैं, स्टॉकर्स होते हैं, या इनकी नज़रें होती हैं यहाँ पे। तो इस टाइप के कुछ वाक़यात हुए भी थे कोई एक जहाँ वाक़या बताओ कि जैसे आपको किसी ने हरास किया हो, जब आप घर पर नहीं रहती थी? हाँ, तो जब मैं मूव आउट हुई हूँ, देखें इंडिविजुअल लेवल पे तो हरासमेंट आई गेस हर किसी को होती है। आप बाहर जाओगे 100 लोग आवाज़ें लगाएंगे ये वो।
पर ये एक वाक़या था जब मैं और मेरी 2 ट्रांस दोस्त हैं, हमने बड़ी मुश्किलों से हमें एक घर मिला डीएचए में ही। तो हम वहाँ मूव इन हुए, बड़ा अच्छा चल रहा था और शुरू के ही कुछ दिनों में इतवार का दिन था, रात का टाइम था, लाइक 2-3 बजे का टाइम। तो हमने नोटिस किया, बालकनी से देखा तो हमारा बिल्डिंग का गेट तो बंद था, पर उसके बाहर जैसे 3 से 4 लोग बड़े-बड़े गन्स और असलहा के साथ रोम अराउंड कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे गेट से अंदर आने की। वो एक बहुत हैवी सान्या था। उसके बाद जो कि एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने फ़ेस किया मेरे अपने घर पे चोरी, गन पॉइंट पे। मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी, मैंने जैसे बताया कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ, तो मैं घर से काम करती थी और मैं रात के टाइम पे मेरी जॉब टाइमिंग्स होती हैं। तो मैं इसी तरह रात में काम कर रही थी तो बाहर बेल बजी। अब मोस्टली हमारा नीचे का गेट लॉक होता था बिल्डिंग का, तो सिर्फ वही लोग ऊपर आ सकते हैं बिल्डिंग में जो ऑथराइज्ड हों या किसी को किसी ने चाबी दी हो या कुछ। तो मेरे जब घर की बेल बजी, मुझे लगा शायद कोई पार्सल्स वगैरह आए होंगे, मेरे किसी दोस्त ने कुछ ऑर्डर किया होगा। मैंने जाके पूछा कौन, तो मुझे जवाब मिलता है कि डिलीवरी आई है। तो डिलीवरीज आती रहती थी, मैंने इतना फोकस नहीं किया। रात के 3 बज रहे थे और इत्तेफाक से मैं उसी टाइम बाहर एटीएम से आई थी, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी देनी थी, तो मैंने इन्वेलप में कैश लिया हुआ था। तो मैंने दरवाज़ा जैसे ही मैंने अनलॉक किया, मैंने खोला भी नहीं, तो मुझे धक्का दे के दरवाज़ा खोला गया और उन दिनों मेरे पाँव पे 12 स्टिचेस लगे हुए थे ऑलरेडी, मेरा पाँव ज़ख्मी था, तो मैं सही से चल भी नहीं पाती थी। तो उस हालत में एक बंदा अंदर आता है, गन थी उसके पास, उसने मुझे कमर पे गन रखी और लाइक मुझे गले से पकड़ा। तो पूरे घर में अंधेरा था क्योंकि मेरी बाकी दोस्तें सो रही थी अपने अपने रूम्स में, सिर्फ मेरा रूम में लाइट लगी थी और ओपन थी, तो उसको मेरा रूम दिखा और वो बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ हो रहा था, मुझे प्रोसेस नहीं हो पाया कि क्या हुआ। वो मुझे घसीटता हुआ अंदर लाया मेरे रूम में और उसको जो कुछ मिला, मेरा फ़ोन जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, मैंने बड़ी मुश्किलों से पैसे जमा करके लिया था, मेरा वो जो कैश मैंने निकाला था अपनी यूनिवर्सिटी फ़ी के लिए, और छोटी मोटी चीज़ें जैसे लाइक, पर बहुत नुकसान हुआ था मेरा उसमें, तो वो सब कुछ लेके फ़ौरन से अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रही, मेरे पाँव पे चोट लगी है। अब मुझे ये डर था कि वो मेरी बॉडी को ना टच करे, कुछ गलत हरकत ना हो जाए मेरे साथ और मैं उसको रोक भी नहीं सकी, मेरा पाँव ज़ख्मी है। सो एक वो बहुत सिचुएशन हुई और वो 5 से 10 मिनट के बीच में सब कुछ हुआ कि मैं मेंटली उस चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाई कि ये क्या हो रहा है, ये क्या। और फिर वो बंदा गया और उसने हमें घर को बाहर से लॉक किया। अब जब किया तो मैं बिल्कुल ज़ोन आउट हो गई। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बाकी दोस्तों को बताऊँ या ना बताऊँ। मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मैं थी जिसने गेट खोला, तो मैं उस चीज़ से बहुत डर गई थी। एक वो आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा भी होता है ना, जब घर पे हर चीज़ का इल्ज़ाम आप पे डाला जाए तो आप कुछ ना करके भी अपने आप को गिल्टी समझ रहे होते हो, तो मैं उस स्टेट में थी। पर फिर मैं थोड़ा बैठ के 5 मिनट रोई, मैंने ख़ुद को गैदर किया इमोशंस को अपने, फिर मैंने अपने दोस्तों का दरवाज़ा खटखटाया। बहुत बुरा लग रहा था आधी रात को उनको उठाना क्योंकि उन दोनों की भी सुबह नौकरियां थी, पर हमने उनको उठाया, फिर 15 को कॉल की। पुलिस की तरफ से भी बहुत अजीब सा बिहेवियर हमें फेस करना पड़ा क्योंकि जब हमने कॉल की तो बग़ैर बताए कि हम कौन लोग हैं, उन्होंने कहा आप लोग ट्रांस लोग रहते हैं यहाँ पे। बहुत वियर्ड चीज़ थी, उन्हें कैसे पता? हमने कहा हाँ। फिर कहते हैं जब वो आए तो हमारी साथ वाली बिल्डिंग में और हमारे बिल्डिंग के करीब कहीं पर किसी अपार्टमेंट में बहुत ऊंचे गाने लगे हुए थे। वीकेंड था, आपको पता है लोग करते हैं, जबकि हमारे घर सब सोए हुए थे। तो सॉरी, ये दिन वीकेंड नहीं था, हाँ मैं जॉब पे थी उस दिन, वीकडे था। तो वो गाने लगे हुए हैं, तो वो चौकीदार आते ही सॉरी वो पुलिस वाला आते ही हम पे शुरू हो गया कि आपके घर पे पार्टी हो रही थी जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे ख्वाजा सरा रह रहे हैं। तो एक वो जो स्टीरियोटाइप होती है कि आपने घर पे किसी को बुलाया होगा, आप ही के घर पे पार्टी। तो वो एक बहुत बुरी चीज़ थी और उन्होंने भी कुछ नहीं किया, बस वो आए, इधर उधर देखा जस्ट और फॉर्मेलिटी पूरी की, फॉर्मेलिटी बस पूरी की कि कॉल पे आ गए हैं हम, बस दैट्स इट। उल्टा से हम ही ब्लेम कर रहे हैं कि आपने ज़रूर किसी को बुलाया होगा, बस कल पुलिस थाने जाके कंप्लेन करवा लें। अगले दिन हम गए एफआईआर करवाने, वहाँ पे भी पुलिस वाले आपको पता है दरख्शां थाने में लाइक आगे पीछे घूम रहे हैं, बस एक
अलग अंदाज में जो हम समझ जाते हैं कि क्या उनकी इंटेंशंस होती हैं। और फिर कुछ नहीं, डेली कॉल्स करना, उनको ड्रैग किए जा रहे थे कि एक पॉइंट पे आके मैंने हिम्मत हार दी, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा लॉ कैसा है इस मुल्क का, और स्पेशली जब बात होती है ख्वाजा सराओं की तो बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो जब ये वाक़या हो गया इसके बाद फिर ट्रॉमा क्या फ़ील किया? कितने टाइम तक आप लोग वहाँ पर रहे और फिर घर कब छोड़ दिया वो या वहीं पर ही रहे आप? बहुत ट्रॉमा, उसके बाद लाइक एक तो मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट, हुँ, और फिर हमें डर अपनी सेफ्टी का, बिकॉज़ ये दूसरा वाक़या ऐसा हुआ था। हुँ, हुँ, हमने घर ढूँढने की कोशिश की, हुँ। पर फिर वही बात कि हमें ये घर बहुत मुश्किलों से मिला था निशा। हमने 2-3 महीने अनथक मेहनत की, घूम फिर के, कोई तो घर भी घर क्यों लेना नहीं मिल रहा था? चाहता। ऐसे क्या इश्यूज़ आ रहे थे? आप तो पढ़ते हो, स्टूडेंट्स थे, जॉब्स कर रहे थे, फिर क्या इश्यू? एग्ज़ैक्टली आए, हमें खुद नहीं पता कि इतना डिफरेंट क्यों ट्रीट किया जाता है। हम फ़ोन पे बात करेंगे, वो हमें 100 घरों की लिस्टिंग देंगे। जब हम फिज़िकली जाके मिलेंगे, उन्हें लगेगा कि ओह ये तो ट्रांस लोग हैं। हमने उनको अपने ऑफ़र लेटर्स दिए, हमने उनको अपनी यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स दिखाए कि हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमारी बस ये एक्टिविटीज़ हैं, हम अपने काम पे होते हैं, बस रात में घर आके सोना होता है। पर उसके बावजूद हमें नहीं घर मिलता। ओह ये फैमिली बिल्डिंग है, ओह ये है, ये वो है, बैचलर्स को नहीं मिलेगा, ट्रांस लोगों को नहीं मिलेगा। फिर इस वाक़ये के बाद भी हमने काफ़ी घर ढूँढने की कोशिश की, और अब मसला ये होता है कि अगर घर मिलता भी है तो आम इंसान को जिस प्राइस का मिलेगा, हमें वो डबल प्राइस में मिलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये लोग मजबूर हैं, इन्हें घर कोई मिलेगा नहीं, और अगर हम देंगे तो हम उस चीज़ को मिल्फ करेंगे, हम उसके ज़्यादा पैसे मांगेंगे। तो इस टाइप का हुआ था। फिर उसके बाद, इस वाक़ये के बाद, हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की घर को, पर इसी तरह का लाइक ट्रांसफोबिक हरकतें हमें बोली गई, हमें ट्रांसफोबिक बातें बोली गई ब्रोकर्स की तरफ से, स्टेट एजेंट्स की तरफ से, कि आप थक जाते हो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में और हम कामों में बिज़ी हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में और बहुत मसले हैं, कि फिर ये एक अलग से प्रेशर हमारे ऊपर। तो अभी भी मैं तो जैसे निकल गई हूँ उस घर से, और मेरी एक और साथी भी, लेकिन वहाँ और हमारे ट्रांस दोस्त अभी तक रह रहे हैं। तो फिर वहाँ से जाने के बाद फैमिली में चली गई? जी, मैं भी 2-3 महीने पहले फैमिली में चली गई। अच्छा, जब आप ट्रांस कम्युनिटी में रहती थी तो आपने बताया था आपको किसी से प्यार भी हो गया था। आपका एक बॉयफ्रेंड भी था, उसके बारे में बताओ वो कैसे सीन हुआ था? प्यार बस हो गया। मैं वो बंदी थी जो नफ़रत करती थी डेट करने से, किसी को प्यार करने से। लाइक जो मेरी दोस्तें थीं भी जो प्यार में थी, मैं से कहती थी निकलो, क्या कर रही हो, क्या फ़िज़ूल टाइम वेस्ट कर रही हो। सडनली हो गया हमें भी, 8-9 महीने हो गए हैं, और अभी मेरा ख़त्म हो गया हर चीज़ की तो एक। किस वजह से ख़त्म हुआ? आप तो इतनी प्यारी हो, पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो, दूसरे ट्रांस की तरह भी नहीं हो। ऐसा क्या हुआ था? ऐसे क्या इश्यूज़ हुए थे? इस चीज़ को बस मैं ऐसे समराइज़ करूँगी कि जिस शख्स के लिए हमने अपना किरदार, जान, माल, सब कुछ लुटा दिया, उसने हमें ही छोड़ दिया ये कह के कि हम उनका फ़ायदा उठा रहे थे और हम इन्हें यूज़ कर रहे थे। तो इवन आई डोंट नो क्यों ख़त्म हुआ, पर उनकी मर्ज़ी थी ख़त्म करना, हमने दुःख हुआ? रिस्पेक्ट जब किया। ब्रेकअप हुआ था वो सीन बताओ क्या हुआ उस दिन? उस दिन दुःख तो अभी बहुत रीसेंट हुआ है, 1 हफ़्ते पहले ही, और मैं अभी भी बहुत मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी में कर रही हूँ, बिकॉज़ एज़ अ ट्रांस पर्सन सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं हम सब। तो मेरे पास टाइम नहीं है दुःख में बैठने का, पर दुःख है, और वो रात बहुत मुश्किल थी जो आपने पूछा। तो हाँ, लाइक मैं अपने दफ़्तर से निकल रही थी, तो मैसेज पे लिटरली हमारा ब्रेकअप हुआ था, और मैं चाह रही थी मुलाकात करके, बात करके, क्योंकि हर बात, कोई भी मुश्किल होती है, बात करके हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल सकता है, बट अदर पर्सन वाज नॉट रेडी बात करने के लिए। ओके, पर मैं बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज़ हैं मुझे, तो हर छोटी छोटी बात पे मैं स्ट्रेस आउट हो जाती हूँ, और ये जितने लोग मेरे साथ रह चुके हैं सबको पता है कि मेरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है थोड़े से स्ट्रेस के अंदर, और अजीब सिचुएशन। तो उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जब ये सारी बात हुई, मैं ऑफ़िस से निकल रही थी, और मुझे ऑफ़िस से निकलना था क्योंकि ऑफ़िस ने बंद होना था।
मैं किसी तरह मास्क पहन के अपना आँख से छुपा रही हूँ, ग्लासेस पहन के, और मैं कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा सर घूम रहा है, मेरी बॉडी में सांस नहीं है चलने की। और मैं ऑफिस बिल्डिंग से अपनी निकली, रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे। अमूमन मुझे उसी टाइम पे ऑफ मिलता है। मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर निकली और मैं अपनी राइड का वेट कर रही थी। एट द सेम टाइम मुझे घर भी नहीं जाना, इतने ज़्यादा इमोशंस के साथ मेरी दुनिया घूम रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बिकॉज़ मैंने बताया पहली दफ़ा प्यार हुआ, मुझे प्यार पे यकीन नहीं था, मुझे कभी नहीं हुआ किसी से, मैं यकीन ही नहीं रखती थी। और जब हुआ नेचुरली, तो ये बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था मेरे ऊपर, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। और वो भी बगैर मिले टेक्स्ट पे। मैं खड़ी हुई हूँ मेन रोड पे, और उस दिन आपको याद हो तो पिछले हफ्ते कराची में बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, ये उस रात की बात है। मैं खड़ी हुई हूँ, मेरी टांगों में सांस नहीं है, मुझे अचानक से ब्लैकआउट का धचका आता है, और मैं वहाँ एक कीचड़ वाला गड्ढा सा कुछ बना था, मैं उस पर गिरती हूँ बेहोश होके। और फिर मुझे कुछ होश नहीं है, पता नहीं 20-30 मिनट कितने टाइम तक मैं वहाँ पड़ी हुई थी, सर से पाँव तक कीचड़ में भरी हुई थी। और जब मुझे होश आया, और उस इलाके में अमूमन कोई भी नहीं होता, रेस्क्यू नहीं किया किसी ने? कोई होता ही नहीं है ना। वो जो बिल्डिंग है मेरी, उधर शाम में ही ऑफिसेज बंद हो जाते हैं, और जो मेरा ऑफिस है उसमें भी रात में सिर्फ मैं और मेरे बॉस और एक और बंदे होते हैं, 3 लोग। तो वो लोग भी यूजुअली अगर निकलते भी हैं मेरे हमारे साथ, तो मैं ग्राउंड फ्लोर से बाहर आती हूँ, वो बेसमेंट में अपनी गाड़ियों में पिछले वाले दरवाजे से निकलते हैं। तो केलो के जहाँ मैं थी, और सिक्योरिटी गार्ड भी हमारा बिल्डिंग के अंदर गेट के अंदर होता है, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो जो अगर कोई होता तो ज़ाहिर है मुझे उठाने की कोशिश करता, मुझे पता होता। तो वो जितना टाइम, मुझे नहीं पता मैं कितना टाइम वहाँ पे होश पड़ी हुई थी। जब मेरी होश हुआ मुझे, तो इत्तेफाक से मेरी बहुत अच्छी दोस्त, जो कि मेरे और मेरे एक्स दोनों की दोस्त थी, उसके मैसेज आ रहे थे इसी मुतालिक, घर ढूंढने के मुतालिक। वो मुझसे पूछ रही थी क्या, तो मैंने उसको मैसेज किया कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे मरने का दिल चाह रही है। वो उसने मुझे कॉल की, तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हर। उसने मेरी उस रात जान बचाई, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं अकेले क्या ही कर लेती। उसने कॉल पे रहते हुए मुझे गाड़ी मंगा के दी, मेरे दोस्तों को रीच आउट किया कि कहाँ मैं जा सकती हूँ इस वक्त, क्योंकि इस हालत में घर जाना मुनासिब नहीं लग रहा था। मुझे एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए थी दोस्तों की, जहाँ मैं रो सकती, ग्रीव कर सकती। फिर मेरे एक और बहुत अच्छे मेरे बेस्ट फ्रेंड, ही नोज़ हु ही इज़, उनके घर मुझे किसी तरह मैं गई, को संभाला। और फिर उसी दुख के साथ अगले दिन से रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आपको पता है हम नहीं अफोर्ड कर सकते घर पे बैठ के दुख में बैठना, अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ट्रांसजेंडर्स के जो माइंड पर छाप छोड़ जाते हैं, इन चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हम आई डोंट थिंक, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं खुद इससे गुजरी हूँ। मेरा मानना यही है कि हमें कलेक्टिवली एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए एज अ कम्युनिटी, अपने दोस्तों पे चेकअप रखना चाहिए कि इन केस इस तरह की कोई चीज़ होती भी है तो एटलीस्ट आपके दोस्त आपको संभाल पाए। क्योंकि ब्रेकअप्स और इस टाइप की चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि हर इंसान को चाहिए प्यार, और हर इंसान को चाहिए एक स्टेबिलिटी। लेकिन इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है, बट हमारी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें अगर लग रहा है हमारे कोई दोस्त इस चीज़ से गुजर रहे हैं, हम उन पे चेकअप करें। क्योंकि अगर मेरे ये दोस्त ना होते तो मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या होता या मैं किस सिचुएशन में होती। अभी जो मैं इतने अच्छे से कॉप अप कर पा रही हूँ लाइफ में, मैं अपने दोस्तों के साथ मिल के रो सकती हूँ, उनसे अपने दिल की बात कर सकती हूँ। तो आई गेस एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम आपको लाइफ में हो सकती है, राइट? तो उस सब के लिए मेरी बस यही है कि इस पॉडकास्ट के उससे मैं सबको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चेकअप ऑन योर फ्रेंड्स, होल्ड ईच अदर। सब पे, जिन दोस्तों से आपकी बात नहीं भी हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको भुला के बस हाल हवाल ले लिया करें। क्योंकि आपको नहीं पता, कभी कभार आपका एक मैसेज भी अगले इंसान को कितना अच्छा फील करा सकता है। अच्छा, सोसाइटी में लगता नहीं है कि पढ़े लिखे डिफरेंस है, पढ़े लिखों को थोड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में उनको अलग समझा जाता है, या सेम देखते हैं लोग सोसाइटी में? पढ़े लिखे और जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनमें डिफरेंस
मुआशरा रखता है हमेशा से, ये क्लासिज़म हम देखते हैं, हमें देखने को मिलता है सोसाइटी में। तो ये चीज़ तो है, लाइक मुझे ख़ुद महसूस होता है कि अगर मैं कई जगहों पे जाती हूँ जहाँ अगर मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो मुझे थोड़ा कम रिस्पेक्ट मिलेगी। कई ऐसी जगहों पे जाऊँगी जहाँ मुझसे थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं तो उनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मुझे मिलेगी, जो कि पर्सनली मुझे नहीं पसंद। तो मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करती हूँ कि हर इंसान को एक जैसे देखूँ, बट ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। हाँ, अच्छा, अपने बारे में बताओ, आप क्या क्या कर रही हो आजकल? आजकल तो मैं सिर्फ जॉब कर रही हूँ और अपना एक्टिविज़म कर रही हूँ। स्टडीज़ से मैंने ब्रेक ली हुई है, बट मैं स्टडी से ब्रेक क्यों लिया? बीच में थोड़ी सिचुएशन ऐसी आ गई थी फाइनेंशियली कि मेरी आई लॉस्ट माई जॉब, मेरे पास काम नहीं था। देन 7-8 महीने तक मेरे पास जॉब नहीं थी, बहुत कोशिश की ढूंढने की, बहुत मुश्किलों से अभी मुझे रिसेंटली जॉब मिली है, 2-3 हफ्ते पहले मैंने स्टार्ट और की क्या, है। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और क्या कर रही थी आप? मैं ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। पहले मैं पढ़ रही थी फैशन स्टाइलिंग एंड कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग, बैचलर्स कर रही थी। तो अभी मैंने रिसेंटली लास्ट सेमेस्टर में अपना मेजर स्विच किया था मीडिया साइंसेस में, और मैं जर्नलिज्म पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ अभी। तो किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया? आप गुरुचिला सिस्टम में भी तो हैं, इतनी एनजीओज़ काम कर रही हैं कराची के अंदर, इतने लोग फलाही काम कर रहे हैं, और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी ने भी ख्वारिज़ों को स्कॉलरशिप दिया हुआ है, फिर भी आपने एजुकेशन को ड्रॉप क्यों किया? जी बिल्कुल, मुझे स्कॉलरशिप मिली है ग्रेनिच की तरफ से, जिया की तरफ से, जो कि ट्रांस स्कॉलरशिप मिलती है। पर सीन ये है कि स्कॉलरशिप में भी आपकी सिर्फ ट्यूशन फ़ी होती है, उसके अलावा की जो बाकी फ़ीस होती है वो भी वाउचर एक ऑलमोस्ट बन जाता है 30 to 35,000 या 40,000, अभी सही से याद नहीं आ रहा, बट इतना 30,000 से ऊपर का वाउचर बनता है आपका एक्स्ट्रा चार्जेस लग के। लेकिन जब आपके पास जॉब नहीं है और आप अकेले रह रहे हो तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और अगर वो फ़ीस हो भी जाती है देन आपको डेली की ट्रैवलिंग यूनिवर्सिटी की, और फिर यूनिवर्सिटी सिर्फ जाना नहीं होता, आपको क्लासेस ले रहे हो, आपको असाइनमेंट्स के लिए स्टेशनरी के आइटम्स चाहिए होते हैं, और स्टेशनरी इन इटसेल्फ इज़ सो एक्सपेंसिव। तो ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस मिलके एक बहुत बड़ा एक वो बन जाता है, जो कि मुझसे नहीं हो पा रहा था। और फिर जॉब ना होने की वजह से हर दिन इस बारे में सोचना, फाइनेंसेस मैनेज करना, वो मेरी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इफ़ेक्ट कर रहा था। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के मैंने सेमेस्टर अपना ड्रॉप किया है, पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जॉब है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट सेमेस्टर से मैं इनरोल करवाऊँगी। नहीं नहीं, और अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, तुम अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करो, और मैं जो वोचर होंगे वो मैं आपके पे करूँगी। दैट्स सो स्वीट, थैंक यू सो मच। हाँ, ये काम मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। अच्छा, ये बताओ, गुरुचिला सिस्टम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? गुरुचेला सिस्टम, आई थिंक मैं ज़्यादा, अगर मैं ये बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि मैं ज़्यादा इस चीज़ को जांच नहीं पाई। मैं इसका हिस्सा रह चुकी हूँ पास्ट में, जहाँ मैं एक चेला बनी थी अपनी एक बहुत अजीज़ दोस्त की, और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि इस सिस्टम में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं मेरी जैसी ट्रांस के लिए, जो कि अपनी मर्ज़ी से आज़ाद घूमना चाहती हैं, और एक वो रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि देखा जाए तो हम अपने घरों को भी इसीलिए छोड़ के आते हैं क्योंकि हमारी मर्ज़ी वहाँ नहीं सुनी जाती, हम पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो तब भी हम डिसाइड करते हैं कि हम अलग रहेंगे, अपनी मर्ज़ी से आज़ाद रहेंगे। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ी, बट बाय मी मुशावरत के साथ मैं सिस्टम से निकल गई। लेकिन मेरे बहुत दोस्त हैं सिस्टम में, मेरा उठना बैठना अभी भी है अपने सिस्टम की बहनों के साथ, दोस्तों के साथ। तो मुझे इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला सिस्टम को जानने का, पर जितना मैंने देखा अच्छा है सिस्टम, जिनके लिए वर्कआउट करता है अमेजिंग, जिनके लिए नहीं करता आई डोंट थिंक उनको कोई नीड है ज़बरदस्ती इस सिस्टम में जाने की। अच्छा, जब आप रहती हो, बाहर घूमती हो, कभी सेक्सुअल हरासमेंट का सामना करना पड़ा आपको? सेक्सुअल हरासमेंट तो एज सच नहीं, अभी बड़े होने के बाद। बचपन में 1-2 ऐसे सीन हुए थे जहाँ मुझे ख़ुद नहीं पता था ये क्या चीज़ होती है। क्या हुआ था, कोई वाक़या बताओ, बचपन में क्या हुआ ऐसा? ये वाक़या ऐसा था कि जो हुआ था बचपन में, 2-3 डिफरेंट वाक़ये हुए थे जो कि उस वक्त मुझे नहीं समझ आई, और
ये एक ऐसी मेमोरी थी जो कि दब गई थी पूरे, जब मैं बड़ी होती रही हूँ मेरे माइंड से आउट थी, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई कि कुछ हुआ था ऐसा। पर अब जब मैं रिफ़्लेक्ट बैक करती हूँ अपने बचपन पे, और जब मुझे अब ज़्यादा अवेयरनेस है हरासमेंट के बारे में, गुड टच बैड टच के बारे में, तो अभी मुझे वो चीज़ें रिकॉल होती उस हैं। टाइम बचपन में क्या हुआ था, वो वाक़या बताना चाहोगी? हाँ, तो मैं बहुत छोटी थी। हुँ। मैं अपने होम टाउन में थी। हम लोग अपने नेबर्स के घर पे, हम लोग उनके बच्चों के साथ खेलते थे। लाइक हम सब सेम एज ग्रुप के बच्चे थे, छिपन छिपाई खेलते थे और इस टाइप की चीज़ें। तो हम इसी तरह एक दिन छिपन छिपाई खेल रहे थे, और उनके जो मेरे दोस्त वगैरह थी उनका एक बड़ा भाई था, तो उसका जो वो बड़ा भाई था वो भी उस दिन हमारे साथ खेलने लग गया। तो वी वर हैप्पी कि ठीक है, क्योंकि हम उनको एक बहुत रिस्पेक्ट देते थे, हमारे बड़े भाइयों जैसे थे वो, और हमें उनकी लाइक प्रेजेंस अच्छी लगती थी, उनके साथ तफरी करते थे, मजाक करते थे। तो उस दिन वो भी खेल रहे थे, हम सब बहुत खुश थे कि चलो ठीक है आज खेलते हैं। तो हम इसी तरह छिपन छिपाई खेलते, तो उन्होंने मुझे कहा बचपन में आओ हम दोनों साथ छुपते हैं हम। तो मैं भी खुशी से कि यही साथ छुपेंगे, और मैं बहुत छोटी थी, मुझे अपनी एज भी नहीं याद, लाइक बहुत बहुत छोटी, कि मैं इस टाइप की चीज़ों को समझ ही नहीं पाती। हम लोग छुपते हैं, और वो हम ऐसी जगह छुपे जो आपको पता है रूम में वॉकिंग क्लोजेट होता है, हमारे नेबर्स का घर था, और उस रूम में ऑलरेडी हमारी अम्मियाँ, मेरी अम्मी, उन दोस्तों की अम्मी और बहुत ज़्यादा औरतें बैठी हुई थी। बट वॉकिंग क्लोजेट का जो दरवाज़ा था, वो दरवाजे की जगह पर्दा लगा हुआ था, और उसके अंदर ऊपर नीचे कपड़े यूँ पड़े हुए होते थे, इस टाइप का था। बड़े मज़े की वो जगह थी वैसे तो। मैं हमेशा वहीं छुपती थी, तो वो भी वहीं छुप रहा था, कहता है आज मिल के छुपते हैं। मैं कहा ओके। हम दोनों छुपते हैं। अब मैंने रियलाइज़ किया कि बाहर आवाज़ें आ रही हैं सब दोस्तों की, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, जो वो आवाज़ें हम देते थे अंडा वगैरह जो भी। तो मैं कह रही हूँ हम चलते हैं ना बाहर, अब तो हम बच गए हैं, किसी और की बारी है। कह रहे नहीं नहीं, अब काफ़ी टाइम हम वहाँ हो रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने रियलाइज़ किया कि वो बंदा अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था मेरे साथ, टच कर रहा था मेरी बॉडी पे, और इस टाइप की कि एट वन पॉइंट उसने लिटरली अपनी पैंट उतारने की कोशिश की थी, और मेरी भी कर रहा था। बट जब मेरे वो कपड़ों पे आया ना, मुझे उस वक्त कुछ हुआ। पहले वो जो भी कर रहा था मुझे वियर्ड लग रहा था, बट बच्ची थी, मुझे पता ही नहीं था कि इस चीज़ में मैं क्या बोलूँ, क्या प्रोसेस करूँ। मुझे लग रहा था नॉर्मल ऐसी वो अपना हाथ वगैरह हिला रहा होगा, कुछ समझ नहीं आई। बट जैसे उसके हाथ मेरी तरफ आए, तो तब मुझे हुआ कि तब अचानक से मेरे अंदर हिम्मत आई, और रादर देन आस्किंग हिम कि चलो हम बाहर चलें, मैं खुद ही से उठ के बाहर चली गई। और मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हुई थी उस टाइम, क्योंकि मुझे याद है जब मैं बाहर निकली, मैंने अपने घर की और अपनी नेबर आंटीज़ वगैरह को सबको देखा, मम्मा बैठी हुई थी, तो मैं बहुत चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था चीज़ों पे कि ये सब क्या, उनकी आवाज़ें लग रही थी। एंड देन मैं वहाँ से, मेरे घर पे कोई भी नहीं था, सब नेबर्स के घर आए हुए थे, हमारा बहुत आपस में फैमिली जैसा सीन था अपने नेबर्स के। मैं अपने घर पे अकेले, हालांकि बचपन में मैं डरती थी अकेले घर पे, अकेले जाके मैं घर के अंदर जाने से डर रही थी। मैं बाहर अपने जो लाउंज एरिया था, बरामदा, वहाँ बैठी हुई थी। तो वो चीज़ थी। फिर उसके बाद मैं बच्ची थी, भूल गई, मूव ऑन होती रही। फिर उसके अलावा कराची में हमारे नेबर्स में एक बंदा ऐसा था जो मुझे और मेरे कज़न्स को बुलाता था अपेरेंटली, और कभी अजीब अजीब सी हरकतें करना, इसी टाइप की फिज़िकल टचेस और इस टाइप की चीज़ें। तो वो भी, अब ये था कि बचपन से हमें ये बताया जाता है कि मुझे लगता है हमारे माँ बाप कभी बच्चों को इतना लिवरेज देते नहीं है कि वो इस टाइप की चीज़ों के बारे में ओपन हो। और एक वो जो प्रेशर होता है बड़ों की रिस्पेक्ट करना, बड़ों की इज्जत, कुछ नहीं बोलना, तो उस चीज़ में शायद हम इतना दब जाते हैं कि अगर बड़े इस टाइप की कुछ हरकतें करते हैं तो हम उस चीज़ को के बारे में ओपन अप नहीं हो सकते। तो इस चीज़ पे आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को इतना फ्रीडम देना चाहिए कि गलत को गलत बोल सकें, गलत को छुपा ना सकें जस्ट बिकॉज़ किसी बड़े ने किया है। और यही काफ़ी जगहें हम देखते हैं जहाँ बच्चे हरास हो होते हैं अपने माँ बाप से, और वो किसी को बोल नहीं पाते जस्ट बिकॉज़ वो उनके पेरेंट्स हैं। तो उन बच्चों को इतना प्रेशर में रखा जाता है कि बड़ों की इज़्ज़त करनी है। तो अब एट दिस पॉइंट आई एम सॉरी टू से, मेरे दिल में कोई भी बड़ा हो, किसी की कोई इज़्ज़त नहीं है। जो इंसान, अच्छे बड़े इंसान हर एज, हर रिश्ते, हर हर कैटेगरी में आपको मिलेंगे। जस्ट बिकॉज़ एक इंसान बड़ा है उसका ये मतलब नहीं कि वो फरिश्ता है। जस्ट बिकॉज़ एक इंसान किसी का माँ बाप है उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वो इंसान गलत नहीं है, या उस इंसान में मसले नहीं हैं। हर इंसान में अच्छे और बुरे फैक्ट्स पाए जाते हैं।
इट्स अप टू यू कि आप ख़ुद को कैसे बचा सकते हो और ख़ुद दूसरों के साथ कैसे। अगर कोई एक इंसान है जो आपकी नज़र में बहुत अच्छा है, मेरी नज़र में बुरा है, इट्स फाइन। मैं सिर्फ उस इंसान से डिस्टेंस रखूँगी और मैं उनकी जो बुरी चीज़ें मुझे फील हुई उसके बारे में ओपन अप होंगी। बाकी अभी हर तो किसी आप का ट्रांस कम्युनिटी में आ गई हैं, जब रात को आप जाती हैं 12 के बाद जब जॉब से, तो किस तरह की मुश्किलात पेश आई हैं? कभी आप रोड पे खड़ी होती हैं या बाइक क्या करवा रही हैं? हर दिन की स्ट्रगल है, नॉट ओनली रात में, इवन दिन के टाइम भी या किसी भी टाइम। और आई गेस ये हर ट्रांस फ्रेंड से मेरी बात होती है, हर किसी का मसला है कि जब हम कैब्स करवाती हैं या कुछ भी, तो हमसे पहला लाइक बहुत डर के एक तो निकलना पड़ता है, लाइक मास्क पहन के, यू नो, टी शर्ट्स पहन के कहीं से फैम ना लगें, और उसके बावजूद भी हल्का सा उन्हें शक हो जाता है। तो यही 2-3 सवाल होते हैं, आप फीमेल हैं, आप ट्रांस हैं, आप फंक्शंस करती हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं। और मेरा तो दिमाग ऐसा ख़राब हो जाता है जब इस टाइप की कोई बात मिलती है। इवन लाइक दुकान वाले, लाइक रोड पे कह लो कि आप घर पे हो, आप सेफ हो अपने रूम में, मैं बोलूँगी रूम से निकलते ही जो एक स्ट्रगल शुरू होती है हम लोगों की, उस चीज़ को कोई नहीं समझ पाएगा। तो सर्वाइव करना मुश्किल है। कभी ऐसा सोचा कि मुझे पाकिस्तान से मूव करना चाहिए? ऐसा कभी आया तुम्हारे ख़्याल में? आते हैं, बहुत ख़यालात आते हैं। पहले नहीं आते थे, जब मैंने एक्टिविज़म स्टार्ट किया था मेरा एक वो स्पिरिट बहुत होता था कि यू नो मैं यहीं रह के कम्युनिटी की हेल्प करना चाहती हूँ, जो भी मुझसे होगा ये वो। बट एट दिस पॉइंट मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि जब तक मैं अपनी हेल्प नहीं कर पा रही, जब तक मैं खुद स्टेबल इनफ नहीं हूँ, किसी की हेल्प नहीं कर सकती। तो आते हैं ख़यालात, और यही है कि मुल्क से बाहर जाना कौन सा आसान है। हमारी गवर्नमेंट ने लाइक मुल्क में रहना भी मुश्किल किया हुआ है, इस रियासत ने मुल्क से बाहर जाना भी मुश्किल किया हुआ है। और ट्रांस लोगों के लिए तो कह लो कि कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है ना। एक नॉर्मल इंसान, स्ट्रेट इंसान के लिए जितना मुश्किल होगा मुल्क से बाहर जाना, हमारे लिए उससे डबल ट्रिपल 2x मुश्किल होगा कुछ भी काम करना। तुम क्या चाहती हो कि एजुकेशन पॉलिसी में, जॉब्स में क्या ख्वाहिशों के लिए क्या बेहतरी लानी चाहिए? सबसे बड़ी बेहतरी ही एजुकेशन। और हुँ, क्योंकि अगर हम ट्रांस कम्युनिटी के मसले देखें, सबसे बड़ा मसला पॉवर्टी हुँ। और इलिटरेसी है, लाइक तालीम और जॉब्स का मसला है, क्योंकि ट्रांस लोगों को जॉब्स नहीं मिलती। मुझे ख़ुद 7-8 महीने तक जॉब्स नहीं मिली, जबकि मेरे पास 3 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा प्रोफाइल बना हुआ है मेरा, वर्किंग एक्सपीरियंस, हर चीज़ बेस्ट है, स्किल्स हैं, सब कुछ हैं। बट जहाँ बात होती है मेरी सीवी, अगर वो देखेंगे वाह 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 करेंगे, वर्चुअल कॉल इंटरव्यू होगा, वाह 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 सब अमेजिंग। जब मैं जाऊँगी इन पर्सन इंटरव्यू के लिए, घोस्ट कर देंगे, बिल्कुल नो रिप्लाई। तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट यही होनी चाहिए कि इस वक्त हमारी रियासत को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है हमारे लिए, क्योंकि आप देख लें आए दिन ख्वाजा सराओं के कत्ल, सुसाइड्स, मेंटल हेल्थ इशू सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ट्रांस कम्युनिटी में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो सोसाइटी की तरफ से जो रेजिस्टेंस है वो तो है ही है, उसके अलावा हम चाह कर भी, अब तालीम की अगर हम बात करें, तालीम जैसे अभी हमने देखा है, जैसे स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं ख्वाजा सराओं को, या काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमने देखी है पहले की बनिस्बत, काफ़ी ट्रांस बच्चियाँ पढ़ रही हैं, राइट। बट उसका क्या फ़ायदा पढ़ाई का? पढ़ने के बाद आपको जॉब्स नहीं मिल रही। आपको जॉब्स मिल भी रही हैं तो वर्क प्लेसेस में डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट, जो कि औरतों के साथ और ख्वाजा सराओं के साथ होती है। तो आई थिंक जो सबसे 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 ज़रूरी चीज़ है वो इस सोसाइटी की सेंसिटाइजेशन है, विजिबिलिटी। क्योंकि जब विजिबिलिटी होगी, अब मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं जिस ऑफिस में जाती हूँ, शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड होता है सबको, बट वो जितना देखते रहेंगे, जितना ट्रांस लोगों के साथ उठना बैठना होगा, विज़िबिलिटी होती जाएगी। इंक्लूसिविटी होनी चाहिए हमारी हर स्पेस में। क्योंकि जब एक स्पेस इंक्लूसिव होगी, वो लोग यूज टू हो जाएंगे हुँ। हमारे, और जब वो यूज टू होंगे, फिर ना वर्क स्पेस में काम करने का मसला, फिर ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपको मसला। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंक्लूसिव स्पेसेस और लोगों की सेंसिटाइजेशन। अच्छा, तो हमें बहुत अच्छा लगा तुम आई और टाइम दिया और बातें बहुत अच्छी-अच्छी शेयर की। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे? लास्ट में मेरा मैसेज यही होगा सबसे कि जस्ट बी काइंड, बी एम्पैथेटिक,
अच्छे रहें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी का सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एज अ ट्रांस पर्सन। अगर आपको इस रियासत में, इस माशरे में सर्वाइव करना है, तो आपको अपने लोगों का सपोर्ट चाहिए और आपको अपने लोगों के लिए सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो सपोर्ट करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ें और नफ़रत से बचें और प्यार बांटें। बहुत बहुत शुक्रिया तहामी आने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ, अब मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।